अरबों बरसों तक हमारी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा रहने लायक नहीं था। आबो हवा यहाँ कुदरत का कहर ढाती रहती थी। लेकिन ये कहानी बताती है, उस समय लहरों के नीचे किया हो रहा था। बहा तूफानों से बचकर जिंदगी शुरू हो चुकी थी। वो हमारी दुनिया को बदले वाली थी। दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैंने इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट रखा है। हमें खुशी होगी। इसकी सतह का लगभग 90% हिस्सा पानी से ढका था। लेकिन तब भी यह ब्लू प्लेनेट यानी नीला ग्रह नहीं था। उस समय मिथेन के विशाल बादलों से पूरा वातावरण पीला दिखता था। जमीन पर तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। लाखों सालों तक ज्वालामुखियों में विस्फोट होते रहे। उस लगभग खामोश सी दुनिया में बस उनके धमाकों की आवाज गूंजती थी। दुनिया महज जहरीली हवा और पिघली हुई चट्टानों से बनी थी। इसलिए हमारी जिंदगी, जिसे हम आज जानते हैं, वहां नामुमकिन थी। लेकिन दुनिया के सबसे पुराने समंदरों में कुछ गतिविधियां चल रही हैं। पानी की सतह के नीचे प्लटन की भरमार है। इस तरह की बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं ने हाल ही में एक नई प्रक्रिया विकसित की है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब है कि यह पलने बढ़ने के लिए सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। यह कामयाबी इतनी अहम है कि आगे चलकर इस प्लटन से ही दुनिया के सारे पेड़ पौधे विकसित होंगे। लेकिन इनके कुछ और भी कमाल हैं। प्रक्रिया में एक गैस भी निकलती है, और यही वो चीज़ है जिसके बिना जीव जंतुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। यह है ऑक्सीजन। लगभग 2 अरब वर्षों तक प्लटन से इतनी गैस पैदा हुई कि उसने हमारी पृथ्वी को बदल दिया। अब पृथ्वी पहले की तरह मुश्किल जगह नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बन गई, जहां जिंदगी अपने सारे रंग बिखेर सकती है। आज करोड़ों वर्षों के बाद भी यह देखना संभव है कि उस समय जीवन की वो नई लहर कैसी थी, क्योंकि हमारे समंदरों के कुछ निचले हिस्सों में जिंदगी अब भी उस सबसे पुराने समय जैसी ही दिखती है। यह देखने में जानवर नहीं लगते, लेकिन यह असल में जानवर ही हैं। जटिल जीवन रूपों से काफी मिलते जुलते हैं। इनमें से ज्यादातर नरम शरीर वाले हैं और समंदर की तलहटी में धंसे हुए हैं। इन सब में सेंसर्स हैं, और कुछ तो अपने आसपास के माहौल को देख भी सकते हैं, यानी पानी को छानकर खाना हासिल करते हैं, और कई बार बहुत अनोखे तरीकों से प्लटन को पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ सभी जीव अपनी जगह पर जमे हुए नहीं हैं। कुछ इधर उधर भी जा सकते हैं, और यह करोड़ों साल पहले के अपने शुरुआती रिश्तेदारों की तरह समंदर की तलहटी का जायजा भी ले सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि समंदर के यह निचले हिस्से बहुत शांत है, मानो जिंदगी के लिए बहुत सुरक्षित जगह हो। लेकिन यह कोई जन्नत नहीं है। आज के कैलिफोर्निया के पास के समंदर में रहने वाला ये एक रेनबो न्यूडीबग है, और इसकी धीमी रफ्तार में एक खौफनाक पहलू छिपा हुआ है। क्योंकि अपने पूर्वजों की तरह यह भी यहाँ शिकार करने आया है। ये शिकारी फिश 53 करोड़ साल पहले ये समंदर की तलहटी को छोड़कर आज़ादी से तैरने वाले शुरुआती जीव थे। लेकिन शिकारी पहले से ही हर जगह मौजूद थे, जहरीले हार्पून से लैस। ये एनिमनीज नन्हे जेली फिश को तुरंत मार डालते हैं, और इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सबसे पहले जेली फिश ही समंदर के अंधेरे हिस्सों से निकलकर खुले नीले महासागरों में पहुंची। अब तक मछलियां विकसित नहीं हुई हैं, इसलिए यहाँ जेली फिश का शिकार करने वाला कोई नहीं है। समय के साथ कुछ और जीव यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन 50 करोड़ साल से भी पहले खुले समंदर पर अकेले इनका ही राज था। जो जीव अब तक समंदर की तलहटी से चिपके हुए थे, उन्हें शिकारियों से बचने का बिल्कुल अलग तरीका अपनाना पड़ा। यह है आर्थ्रोपॉड्स वंश। इन्होंने एक बाहरी कंकाल विकसित किया है, जो इनके नरम अंदरूनी अंगों की हिफाजत करने वाला सख्त खोल है, और इस समंदर में इन्हें इसकी जरूरत भी है। यह है एनामिला कैरिस, एक अनोखे आकार वाला जानवर, और 50 करोड़ 80 लाख साल पहले गर्म इलाकों के समंदरों के निचले हिस्सों में यह दुनिया का पहला शीर्ष परभक्षी यानी सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी है। ट्राइलोवाइट के पास खोल तो है। इसकी रफ्तार जेलीफिश के उलट एनोमेला कैरिस तैरते समय खुद दिशा और रफ्तार तय कर सकता है। लेकिन यह हमेशा काफी नहीं होता, क्योंकि गिर जाने पर ट्राइलोबाइट का खोल अपना असली कमाल दिखाता है। मुड़कर गेंद की तरह गोल हो जाने से अब इसे छेद पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि असामान्य शिम्प के लिए भी अब कोई खतरा नहीं है, और ट्राइलोबाइट एक बार फिर मजे से घूमने निकल पड़ा। यह पुराने जमाने के समंदरों के सबसे अच्छे नज़ारों में से एक की तलाश में है। इस सख्त खोल इतनी बड़ी कामयाबी है कि आज कीड़े मकोड़ों, मकड़ियों और केकड़ों समेत लगभग 80% जीव इसी प्राचीन आर्थ्रोपॉड के रिश्तेदार हैं।
यह सख्त घोल इन्हें हर चीज से नहीं बचा सकता है। 4 करोड़ साल बाद जीवन का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें पहले के मुकाबले ज्यादा विविधता थी। यहाँ ट्राइलोबाइट्स अब भी अपने सबसे अच्छे दौर में हैं, लेकिन उनका खोल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि इस रीफ पर इन्हें एक नए तरह के शिकारी से खतरा है। आज के ऑक्टोपस और स्क्विड के ये पूर्वज बड़े बड़े टेंटिकल्स से लैस हैं, और ये कैफ्लोपर्ड्स वंश का हिस्सा हैं। इनमें से सबसे बड़े हैं कैम्रोसेस, जिनका खोल 8 मीटर लंबा है। इस विशाल काय शिकारी के सामने ट्राइलोबाइट बहुत छोटा है, लेकिन यह इतने खतरनाक सिर्फ अपने आकार की वजह से नहीं है। कैंची जैसी अपनी चोंच से सबसे सख्त खोल को भी काट सकने वाला कैम्रोसेसरस इन समंदरों पर राज करता है। हालांकि एक और अहम जीव अब वजूद में आ गया है। हमेशा चकित रहने वाले इस जीव का नाम है एरनडेस्पिस। यह मछली की एक शुरुआती किस्म है। अभी इसके जबड़े विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए यह सिर्फ छोटे मोटे टुकड़े ही मुंह में खींच पाता है। लेकिन इसने जो चीज़ विकसित की है वो इतिहास की दिशा बदल देगी। इसमें नए किस्म का एक अंदरूनी कंकाल है जो इसे तेज और फुर्तीला बनाता है। लेकिन एरनडेस्पिस जैसी मछलियों से ही आगे चलकर रीढ़ वाले सभी जीवों का विकास होगा। 2 करोड़ साल बाद जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी की जलवायु ठंडी होने लगी। इसका बहुत बुरा नतीजा होने वाला था। धीरे धीरे समंदर जमने लगा। पृथ्वी के गर्म इलाकों के महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए यह जानलेवा बदलाव था। निचले समंदर बर्फीली कब्रों में तब्दील हो गए। यह दुनिया में पहली सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन थी। दुनिया के जमने की जानलेवा घटना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 60% कमी आने से हुई थी। पृथ्वी को गर्म करने वाली इस ग्रीन हाउस गैस के बिना दुनिया में एक हिमयुग शुरू हो गया। यह हिमयुग 2 लाख वर्षों तक चला। इसके सबसे जबरदस्त दौर में लगभग आधी दुनिया बर्फ से ढकी थी, जिससे 85% जीवन खत्म हो गया था। पुराने लगभग सभी जीव दुनिया के वंश वृक्ष से हमेशा के लिए खत्म हो गए। गर्म इलाकों के निचले समंदरों के खत्म होने से कुछ ऐसे जीव ही बचे जो ज्यादा गहरे पानी में जिंदा रह सकते थे। नॉटिलस जैसा जीव, जो विशाल कैम्रोसेस का छोटा रिश्तेदार है, यह पहली बार करोड़ों साल पहले विकसित हुआ था, लेकिन यह आज भी मौजूद है। उनके लचीले जिलेटिनस शरीर पर गहराइयों के जबरदस्त दबाव का असर नहीं पड़ता, और अपने सुपर सेंसेस से वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। आज लगभग 10% मछलियां ही गहरे समंदर में रहती हैं। वहां रहने में उनकी महारत नहीं है। उनके उलट कैफेलोपर्ड्स गहरे समंदर में लगभग मुकम्मल शिकारी बन गए। इस शिंप को जल्दी ही इसका पता चलने वाला है। इसके चारों तरफ के पानी में बायोलुमिनेसेंट प्लटन चमक रहे हैं। जरा सी भी हलचल से यह पल भर के लिए चमक उठते हैं। चमकती रोशनियों को देखकर ये शिंप की हर हरकत पर नजर रख सकता है। बिग ब्रीज के 2 लाख साल बाद बर्फ के बीच एक नीली रेखा नजर आई। पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा फिर से बढ़ गई, जिससे दुनिया का तापमान भी बढ़ने लगा। ग्रेट मेल्ट यानी दुनिया में बर्फ पिघलने का दौर शुरू हुआ। पहले यह धीरे धीरे हुआ और फिर इसकी रफ्तार तेज होती गई। जल्दी ही सैकड़ों मीटर ऊंचे ग्लेशियर्स अब गर्म होते समंदरों में गिरने लगे। कुछ हजार सालों के अंदर ही पृथ्वी की लगभग आधी बर्फ पिघल गई, और अगले कुछ हजार सालों में तो यह पूरी तरह गायब हो गई। पहले गहरे समंदर में शरण लेने वाले जीवों के लिए अब वापस ऊपर जाने का मौका था। करोड़ साल बाद डिबोनियन युग आया, जिसमें रीढ़ वाले जीवों का दबदबा बढ़ने लगा। यह है डंकलास्टियर्स, छोटे इंडस्पियस की वंशज। लेकिन 9 मीटर की ये मछली कमजोर नहीं है। आधे आकार के इनके बच्चे भी जबरदस्त शिकारी हैं, और इस बच्चे को खुले समंदर में कुछ दिख गया है। अमेनोइड्स, ये आज गहरे समंदर में रहने वाले नोटस के नज़दीकी रिश्तेदार थे। रीढ़ वाला जीव होने की वजह से डंकुलास्टियर्स इतने तेज हैं कि उनके पास पहुंच सके, लेकिन अमिनोइड्स के पास भी बचने का अपना तरीका है। जेट प्रोपल्शन छोटी मछली को पछाड़ने के लिए बस यही चाहिए। इसने जैसे ही घेराबंदी शुरू की, एमिनॉइड ने अपना पुराना तरीका अपनाया और अपने शरीर को खोल में छिपा लिया। किसी जमाने में बचाव का यह तरीका कारगर होता, लेकिन डंकलास्टियस के पास एक ऐसा हथियार है जो इसके पूर्वजों के पास नहीं था। जबड़े ये अपने शिकार को काट और चबा सकता है कि बच्चे के जबड़े इतने मजबूत नहीं कि उसके खोल को तोड़ सके, लेकिन वयस्कों के जबड़े मजबूत हैं। रीढ़ की हड्डी और जबड़ों का मेल वाकई जीत दिलाने वाला था। यह इतना सटीक था कि इसके बाद से रीढ़ वाले जीवों ने कभी मुड़कर नहीं देखा। आज मछलियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, कैफेलोपर्ड से 40 गुना ज्यादा।
इनमें कमाल की विविधता है, लेकिन इनमें से हर एक के पास वही सटीक जोड़ी है। रीढ़ की हड्डी इन्हें रफ्तार और ताकत देती है, चाहे यह बड़ी हो या छोटी, जबकि जबड़ों से इन्हें काटने की ताकत मिलती है। लेकिन जबड़े कुछ और काम भी आते हैं। कुछ मछलियां अपने अंडों की हिफाजत के लिए उनका इस्तेमाल करती है, और कुछ मिलन के लिए साथी को आकर्षित करने के लिए। और यह रही सार्कास्टिक फ्रिंज हेड मछली। ये नर अपने जबड़ों का इस्तेमाल सिर्फ केकड़े पकड़ने के लिए नहीं करता, यह इन्हें दुनिया में सबसे जोरदार धमकी के प्रदर्शनों में से एक के लिए भी इस्तेमाल करता है। शार्क्स रीढ़ की हड्डी और जबड़ों की जबरदस्त जोड़ी के साथ इन्होंने इतने तेज संवेदी अंग भी विकसित कर लिए हैं कि यह सैकड़ों मीटर दूर से भी अपने शिकार का पता लगा सकती है। कई शार्क्स तो काफी बड़ी और ताकतवर भी होती हैं, और यह समंदर के शिकारी जीवों के लिहाज से बिल्कुल सटीक बनावट वाली है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास के समंदर में यह मछलियां अपनी हिफाजत के लिए बड़े से झुंड में जमा हो गई हैं। लेकिन शार्क्स अभी हमला नहीं कर रही, क्योंकि इनके पास हमले की एक खास योजना है। ऐसा लगता है कि यह टीम की तरह काम करती है, और कुछ शार्क्स नीचे से ऊपर की तरफ खदेड़ती है ताकि मछलियां सतह पर जमा हो जाए। बाकी शार्क्स अगल बगल से घेरा कसती है। ये मछलियों के झुंड को इसी तरह घेर कर खुले समंदर से निचले पानी में ले आती है। अब सैकड़ों की तादाद में जमा शार्कक्स सही समय के इंतजार में है। शिकार करने की यह तकनीक करोड़ों सालों में मुकम्मल हुई है, लेकिन यहाँ तो पलक झपकते ही मारकाट शुरू हो जाती है। फिर से पुराने जमाने के समंदरों में चलते हैं, जहाँ डंकलास्टियस ने 2 करोड़ सालों तक राज किया था। यह ऐसा परभक्षी है जिसका मुकाबला शार्क्स भी नहीं कर सकती। लेकिन डंकलास्टियस को एक अजीब बदकिस्मती का शिकार होना पड़ा, जो प्लैंकटन की वजह से आई थी। अरबों साल पहले प्लटन ने ही जीव जंतुओं को पनपने में मदद की थी, लेकिन अब वही उन्हें लगभग खत्म कर देने वाला है। महासागरों में पोषक पदार्थों के अचानक बढ़ जाने से प्लटन की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, और जब यह गाढ़ा घोल धूप से रोशन रहने वाले छिछले समंदरों में फैलकर सड़ने लगा, तो समंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। जिंदगी के लिए इस बेहद जरूरी चीज के बिना पानी के जीवों का दम घुटने लगा। जो जीव इस प्लटन की बाढ़ से नहीं निकल पाए, उनका हर्ष तय था पूरी तरह विलुप्त हो जाना। हमारी पृथ्वी से खत्म होने वाले जीवों में डंकलास्टियस भी शामिल था। पूरी दुनिया में समंदर के किनारे मरे हुए जीवों के ढेर लग गए। सिर्फ कुछ खुशकिस्मत जीव ही बच पाए, जिनमें शुरुआती शार्क्स भी थी। कुल मिलाकर उस समय समुद्र का 80% जीवन खत्म हो गया, और यह दुनिया की दूसरी सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन थी। लेकिन यह तो सिर्फ आधी कहानी है। जिन पोषक पदार्थों के कारण प्लटन की तादाद बहुत बढ़ गई थी, वो समंदर में पैदा नहीं हुए थे, वो तो जमीन से बहकर समंदर में पहुंचे थे। वो अब तक की सबसे कमाल की घटनाओं में से एक के दौरान पेड़ पौधों से निकले थे। यह घटना थी हमारी पृथ्वी के हरे भरे होने की। पहले जो जगह ज्वालामुखी के मलबे से ढकी थी, वहां अब जीवन की भरमार हो गई थी, और इस नई दुनिया में काफी मौके थे। पेड़ पौधों ने जो रास्ता बनाया था, आगे चलकर जीव जंतु भी उसे अपनाएंगे,